नमस्कार। फेस टू फेस में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मोदी 3.0 कार्यकाल का आज आम बजट पेश हुआ है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये पूरा का पूरा बजट पेश किया और इस बजट में बहुत का चीजें खास हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं अभी समझने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ खास पैनल मौजूद है, हमारे साथ तमाम हमारे साथी हैं, मेहमान हैं। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बीजेपी के नेता है, कांग्रेस के नेता है, जो बताएंगे कि आज जो ये आम बजट पेश हुआ है इसमें क्या कुछ खास है। और सबसे बड़ी बात है कि आज जब ये आम बजट पेश हुआ है तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोगों ने इसका स्वागत किया है, लेकिन विपक्ष ने इस आम बजट पर तंज कसने का काम किया है। चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर बीएसपी हो या फिर कांग्रेस हो, कोई भी हो, सबने इस आम बजट पर आज कहीं ना कहीं सरकार पर तंज कसने का काम किया है। लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों ने बताया है कि ये आम और खास बजट है। इस पूरे बजट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। मित्रों, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत ने आज नए भारत का, विकसित भारत की संकल्पना के रोड मैप को लेकर के अपना नया बजट देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया है। मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए दिए गए मार्गदर्शन और उनके निर्णायक नेतृत्व के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को हृदय से अभिनंदन करता हूं, प्रदेशवासियों की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं। 145 करोड़ भारतवासियों के आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक यह बजट है, जिसमें आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को। वो बता रहे थे आशा और आकांक्षा का ये बजट है और प्रदेश और देश को विकास की गति पर और विकास में आगे लेकर के जाएगा। अब तो हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अमित चौबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता आकाश राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ नितिन श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। सबसे हम एक एक करके सबका परिचय कराते हैं। आकाश राय जी हमारे साथ सबसे पहले जुड़े हुए हैं, नितिन जी भी जुड़े हुए हैं। सर, नितिन सर आपके पास सबसे पहले आते हैं। आज जो आम बजट पेश हुआ है इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि विपक्ष तो सरकार के इस आम बजट पर तंज कस रहा है, वो कह रहा है कि झुंझुना थमा दिया गया है। आप इस बजट को कैसे देखते हैं? देखिए अखंड जी, सबसे पहले तो मैं जिस तरह से उत्तर प्रदेश को विशेष तौर पर इस बजट में रखा गया है उसकी एक कहीं ना कहीं सराहनीय करनी चाहिए, क्योंकि लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि बीमारू राज्य है और पिछड़ा प्रदेश है, तमाम इलाके इसमें अभी भी डेवलप नहीं है। तो ऐसी स्थिति में न सिर्फ उत्तर प्रदेश की विशेष तौर पर देखा गया है, बल्कि तमाम जगहों पर एम्स की स्थापना की गई है, एलिवेटेड सड़कें दी गई हैं। सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े शहरों को दिल्ली और बाहरी राज्यों से जोड़ने को लेकर के एक बड़ा रोड मैप तैयार किया गया है। तो आने वाले समय में कैसी रूपरेखा हो, इसको लेकर के कैसे इंप्लीमेंट हो, ये आम जनमानस को समझना होगा। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को लेकर के तमाम योजनाएं शामिल की गई हैं, मुझे लगता है कि एक आम जनमानस होने के नाते एक आशावादी बजट है और जिससे कि तमाम लोगों को लाभ मिलता जो है आने वाले समय में दिखाई देगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहली अखंड जी, कि जिस तरीके से तमाम रोजमर्रा की जुड़ी चीजें जो हैं उन पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया है, चाहे वो मनोरंजन से जुड़ी चीजें हों या फिर आने वाले समय में टेक्नोलॉजी युक्त चीजें हों, जैसे
आपका सोलर प्लांट हो गया या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो गए, मोबाइल हो गए, तमाम गैजेट्स हो गए, उन पर विशेष ध्यान दिया है सरकार ने। तो मुझे लगता है कि एक उम्मीदों से भरा हुआ बजट है। सभी की उम्मीदों के हिसाब से बजट नहीं हो पाएगा, लेकिन एक आम जनमानस के हिसाब से अगर सोचा जाए तो अखंड जी मुझे लगता है कि आशावान बजट है। नितिन जी, सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके की इस बजट में ऐलान किए गए हैं, विपक्ष है इस पर बहुत सारे तंज कस रहा है, सपनों का बजट बता रहा है, और सबसे बड़ी बात है अखिलेश यादव ने कहा है कि जो इन्होंने पुराने वादे किए थे उसको तो पूरा ही नहीं किया, लेकिन अब ये नई चीज लेकर के आ रहे हैं, सपनों का बजट पेश कर रहे हैं। बीजेपी से तो उम्मीद करना ही बेकार है, तो बजट से हम क्या उम्मीद करें। सवाल ये है कि जो रेल कॉरिडोर की बात की गई है, इसको पूरा होने में भी काफी लंबा समय लगेगा, लेकिन कुछ पहलुओं पर बात की जाए उत्तर प्रदेश के लिए, तो देखा गया है कि इस बजट में चाहे वो जिला अस्पतालों की बात की, उसको बढ़ाने की बात कही गई है, हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने की बात कही गई है, लेकिन 2027 में चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में बहुत सारी चीजें देखी जा रही थी कि उत्तर प्रदेश को कुछ नया मिलेगा, क्योंकि और अन्य राज्यों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं चुनावी जो बजट होता है, वो जहां पर चुनावी राज्य होते हैं वहां पर भी कुछ ना कुछ खास होता है, लेकिन 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। क्या आप इसको देखते हैं कि 2027 के चुनावों को लेकर के अभी कोई खास बड़ा ऐलान नहीं किया गया है, क्योंकि 2027 एक बड़ी तैयारी है, बड़ा चुनाव है, और उसमें इस बजट से बहुत उम्मीदें की गई थी, लेकिन उस पैमाने पर ये बहुत छोटा सा उत्तर प्रदेश को राहत देता हुआ बजट नजर आ रहा है। देखिए अखंड जी, उत्तर प्रदेश में जाहिर सी बात है कि एक बड़ा प्रदेश है और इसको पूरा करने को लेकर के भारी भरकम बजट की आवश्यकता होती है, लेकिन जिस तरीके से एक केंद्र सरकार के निर्णय होते हैं और केंद्र सरकार की योजना होती है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के बजट के दृष्टिगत तमाम योजनाएं हैं जो कि उत्तर प्रदेश के लिए बेहद प्रभावशाली और आने वाले समय में मददगार साबित होंगी। जैसे सबसे प्रमुख रूप से जो 1500 किलोमीटर की जो 2 हाई स्पीड रेल है, उसके कॉरिडोर को डेवलप करने की बात की गई है। सबसे पहला कॉरिडोर जो है दिल्ली से वाराणसी जुड़ेगा, दूसरा कॉरिडोर वाराणसी से सिल्लीगुड़ी जुड़ेगा। और अब तक उत्तर प्रदेश में किसी भी जो एक बड़ी नदियां हैं उनके आसपास के जो शहर थे, जो जिले थे, उनमें किसी भी तरह की कोई परिवहन पोर्ट की स्थापना नहीं थी। ये पहली बार होगा कि जब वाराणसी के भीतर, जहां से स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद है, वहां पर एक पोर्ट की स्थापना होगी। और साथ ही साथ जो बड़े जहाज हैं, मालवाहक जहाज है, उनके मरम्मत को लेकर के भी वहां पे एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। इसके साथ साथ जिला अस्पताल की जो क्षमता है उसमें 50% का इजाफा किया गया, यानी कि जो एक अब तक को देखा गया था, लंबी लंबी लाइनें लगती थी, तमाम जगहों पर लोग एक छोटे शहर से बड़े शहर जाते थे इलाज कराने, अब उनको जाना नहीं पड़ेगा। उसके साथ साथ 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले जो शहर हैं उनको खास डेवलप किया जाएगा, और कैसे उनकी कनेक्टिविटी जुड़े राज्य मुख्यालय से, जिला मुख्यालय से, टेक्नोलॉजी से और स्कूली शिक्षा से, इन सब पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अलावा नोएडा में सेमीकंडक्टर पार्क की स्थापना की गई है। लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, नोएडा जो है, इनको और विशेष रूप से साथ साथ सहारनपुर, गोरखपुर, झांसी, इन जैसे जिलों में जो बड़े मंडल हैं, मंडल मुख्यालय, उनको विशेष रूप से इस बजट में रखा गया है। तो आने वाले समय में जो बजट की रूपरेखा है, जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश अपने आप में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो है एक टारगेट कर रहा है। आने वाले समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो जापान का दौरा करने वाले हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश उत्तर प्रदेश में आए, ताकि जो उत्तर प्रदेश का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है वो फुलफिल हो सके। जाहिर सी बात है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर हम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो एक डेवलप्ड स्टेट होते हैं उनकी श्रेणी में हम लोग हो जाएंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश अपने आप में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। तो तमाम मुद्दों को लेकर के, धर्म के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी का जो जोड़ है वो इस बजट में दिखाई दिया। और मुझे लगता है कि 1 साल का समय रह गया है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में, अभी 9 फरवरी को उत्तर प्रदेश का अपना बजट होगा। तो ऐसी दृष्टि से देखा जाए तो आने वाले समय में और कौन कौन से बड़े ऐलान हो सकते हैं वो यूपी करेगा, लेकिन केंद्र की कोटे से जो यूपी का जो एक टैक्स रेशियो था उसको भी बढ़ाने की बात केंद्र सरकार ने की है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में यूपी को लेकर के जो एक रोड मैप तैयार था केंद्र सरकार का, वो देखने को मिला है। इसके अलावा जो डबल इंजन की सरकार कही जाती है अखंड जी, वो जब 9 तारीख को जो उत्तर प्रदेश का अपना बजट प्रस्तुत होगा तो उसमें पता चल सकेगा आखिरकार यूपी ने अपने बजट से, अपने खर्च से, अपने पैसे से उत्तर प्रदेश वासियों के लिए क्या क्या सौगातें दी हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो मुझे लगता है कि आम जनमानस को लेकर के जो एक बजट है, आशावान बजट है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में जनता से जुड़ी जो समस्याएं हैं और जरूरत की जो चीजें हैं वो, और जो तकनीक के आधार पर जो चीजें होती हैं वो कैसे सुलभ हो सके, आम जनमानस तक पहुंच सके, ये देखना दिलचस्प होगा। अखंड जी बिल्कुल, आप आशावान्वित बता रहे हैं कि बजट है और कहीं ना कहीं लोगों के हित वाला बजट है। और सबसे बड़ी बात है कि जब वित्त मंत्री कह भी रही थी तो उन्होंने बोला लोकप्रिय नहीं, लोकहित वाला बजट है। अब इसी बात पर आकाश जी के साथ हम जुड़ते हैं, बीजेपी लीडर हैं। आकाश जी, आप कह रहे हैं
बीजेपी कह रही है कि लोकहित वाला बजट है, लोकप्रिय बजट नहीं है, लेकिन चाहे तमाम जो विपक्षी दल है, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, वो कह रही झुनझुना थमा दिया गया, सपनों का बजट है, बीजेपी पर उम्मीद करने वाला बजट नहीं है। आप क्या कहेंगे विपक्ष के इस तमाम तंज पर? है यह बजट जनता की आशा और आकांक्षा के अनुरूप है, इसलिए मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। दूसरी बात, इस बजट में उत्तर प्रदेश के लिए बहुत कुछ मिला है। विरोध करने वाले कुछ भी विरोध करें, उनका अपना काम है, विरोध करना, विपक्ष में है तो वो कर भी क्या सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम जो चीजें अच्छी हों, जब कोई अच्छी पहल हो तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। अखिलेश यादव को इस बात की तारीफ करनी चाहिए कि आज उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एम्स के लिए ऐलान हुआ है। आज बुंदेलखंड, जिस बुंदेलखंड को अखिलेश यादव, मायावती जी और कांग्रेस पार्टी की 6 दशकों की सरकारें मिलकर शुद्ध पानी नहीं दे पाए थे, उस बुंदेलखंड को हमने IIT देने की बात की है, हमने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की बात की है। इसलिए उत्तर प्रदेश को तो इस बजट में बहुत कुछ मिला है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो बजट हमारा आया है, इस बजट में किस विभाग को कितना पैसा दिया जाता है, इससे यह पता चलता है कि सरकार की मंशा क्या है। अखंड जी, आप देखेंगे सबसे ज्यादा हमने ट्रांसपोर्ट को दिया है, फिर डिफेंस को दिया है, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट की बात आती है, होम अफेयर्स, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, एनर्जी, हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट, IT एंड टेलीकॉम। मतलब अगर हम टॉप 10 देखें पैसे के हिसाब से कि किसको कितना बजट अलॉट हुआ है, उसमें एजुकेशन भी आता है, उसमें हेल्थ भी आता है, उसमें ट्रांसपोर्ट भी आता है, इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, नगरीय और ग्रामीण दोनों विकास भी आता है। इसलिए विपक्ष के लोग कितना भी हो हल्ला करें, देश की जनता समझ रही है कि यह बजट उनके हित में है और इस बजट का मुख्य एजेंडा है कि आर्थिक ग्रोथ को कैसे हम और बेहतर करें। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो हमारा मूल मंत्र है, यह मंत्र और सशक्त हो, इस दिशा में सरकार आगे बढ़ना चाहती है। और अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा कि यह बजट भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की तरफ अग्रसर करने वाला बजट है। आकाश जी, एक सवाल है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस बजट में एक बात कही गई है कि 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को कहीं ना कहीं और ज्यादा स्मार्ट बनाने की कोशिश की जाएगी, उनको स्मार्ट बनाया जाएगा। लेकिन यही सवाल है कि स्मार्ट सिटी का जो पहले से ही प्रारूप चल रहा है, स्मार्ट सिटी को लेकर के जो बातें और दावे किए जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि आपने भी देखा था कि किस तरीके से मंत्री और विधायक के बीच में, क्योंकि बीजेपी के ही मंत्री है और बीजेपी के ही विधायक है, उन वहां पर महोबा में किस तरीके से वो आमने सामने हो गए थे और कहीं ना कहीं वो मंत्री से सवाल करते हुए आ रहे थे, क्योंकि आपने हर घर जल योजना की बात की है, वहां पर वो सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन मैं उस पर नहीं जाता हूं, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि स्मार्ट सिटी तो बहुत पहले से डेवलप की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद फिर से 5 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर हैं, उनके विकास के लिए इस तरीके के लिए बजट एलोकेट, लेकिन स्मार्ट शहर, ये स्मार्ट सिटी दिखाई देती है जमीन पर? मैं आपसे ही पूछ रहा हूं। नहीं, बिल्कुल अखंड जी, आप बनारस चले जाइए, आप गोरखपुर चले जाइए, आप प्रयागराज चले जाइए। मैं तीन जिलों की बात कर रहा हूँ, 3 अपने उत्तर प्रदेश के महानगरों की बात कर रहा हूँ। 2014 और आज 2026 चल रहा है, हमने आमूल चूप परिवर्तन किया है, ये कोई नकार नहीं सकता। अगर कोई थोड़ा भी व्यक्ति अगर सत्य बोलने की क्षमता रखता होगा तो वो कहेगा कि मोदी जी ने और योगी जी ने बनारस को, गोरखपुर को, प्रयागराज को बदल दिया है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ अखंड जी कि हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, अभी लगातार हम काम कर रहे हैं। बनारस में भी लगातार काम कर रहे हैं, गोरखपुर में भी लगातार काम कर रहे हैं, प्रयागराज में भी लगातार काम कर रहे हैं। आप आगरा में चले जाइए, मथुरा में चले जाइए, गाजियाबाद, नोएडा, हमारे उत्तर प्रदेश में जितने भी महानगर हैं, हम उस सभी महानगरों को स्मार्ट सिटीज के रूप में डेवलप करने की तरफ काफी आगे बढ़ चुके हैं। ऑलमोस्ट 80% तक हम काम कर भी चुके हैं, थोड़ा बहुत बचा है, उसको भी पूरा करेंगे। लेकिन जो अभी 5 लाख से ऊपर की आबादी की बात आई है, तो स्मार्ट सिटीज की आबादी और ये 5 लाख से ऊपर वाले शहरों की आबादी में धरती आसमान का फर्क है। इसलिए ये जो नई पहल सरकार लेके आई है, हम इस पहल का स्वागत करते हैं और हम ये चाहते हैं कि सिर्फ शहर ही नहीं, गांव भी पूर्ण रूप से विकसित हो, पंक्ति में अंतिम खड़े व्यक्ति को वो सारी सुविधाएं मिले जो पंक्ति में सर्वप्रथम खड़े व्यक्ति को मिलती है। ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। बिल्कुल, आकाश जी बोल रहे हैं कि अब बीजेपी का लक्ष्य कि
जो अंतिम पायदान पर भी खड़ा व्यक्ति है उसको भी कहीं ना कहीं विकास के लिए जो भी चीजें उपलब्ध होनी चाहिए वहां पर होनी चाहिए। ज्ञानेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, आपके पास सीधे चलते हैं। आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं, वो किस तरीके से देखते हैं इस बजट को? क्योंकि देखिए बीजेपी का भी पक्ष आपने सुना, हमारे वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं नितिन जी, उन्होंने भी बताया, लेकिन प्रतापगढ़ के जो निवासी हैं, वहां के जो लोग हैं, वो इस बजट को किस तरीके से देखते हैं और उनके को क्या लगता है कि इस बजट में उत्तर प्रदेश को जो चीजें मिली हैं वो क्या लाभकारी हैं उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, या फिर हवाई वादे हैं, दावे हैं जो सरकार की तरफ से किए जाते हैं? क्या कुछ कहती है प्रतापगढ़ की जनता, जरा हमारे दर्शकों को भी बताइएगा। बिल्कुल, देखिए जब सुबह से बजट आया था तो बजट पे मैं भी सुन रहा था और लगातार मैंने हर एक चौराहों पर मैंने गया, बैठा, समझा, लोगों से पूछा कि क्या है आपकी बजट पे राय। तो लोग काफी बहुत ज्यादा उत्साह नहीं उनको दिखा कि बजट बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक चीज वो कह रहे हैं कि अभी हम बजट को पूरी तरीके से पढ़ेंगे। इसी को लेकर के हमारे साथ कुछ प्रतापगढ़ के लोग हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स को भी छूट दी गई। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और बड़ी व्यापारी कहे जाते हैं, रवि गुप्ता हमारे साथ में है, और एक किसान है जो कि काफी बड़ा इनका खेती बाड़ी है प्रतापगढ़ में, वो भी है हमारे साथ में। पहले व्यापारी के पास सीधे ही चलेंगे, उन्हीं से सीधे पूछते हुए फेस टू फेस में कि आप इस बजट से कितना संतुष्ट है, क्योंकि लगातार 24 से 25 का भी बजट देखा गया था और 25 और 26 का बजट देखा जा रहा है। साथ तौर पर सीधे बात कर लेते हैं। रवि गुप्ता जी, सीधे तौर पे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या है बजट पे आपका राय, जो आज बजट पेश किया गया है संसद भवन में, क्या कहना चाहेंगे बजट? देखिए, जितना अभी बजट पूरा तो पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन जितना अभी तक पढ़ा हूँ, एमएसएमई में कुछ कोई खास कोई बढ़ोतरी नहीं है कि व्यापारियों को उससे लाभ मिलेगा। हाँ, ईयू ट्रेड जो हुआ है पहले से, वो तो बजट के पहले हुआ है, उससे निर्यात में कुछ फायदा मिलेगा। जो जैसे यहाँ पर आंवला हमारे यहाँ होता है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में है, तो जो आंवला के जो उत्पादक है, जो बनाते हैं, उससे जुड़े हुए अलग अलग मुरब्बा, कैंडी, अचार, इन लोगों के लिए कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन फौरी तौर पर जो व्यापारियों की मांग थी, उसमें सबसे बड़ी मांग थी कि ई कॉमर्स कंपनियों पर कुछ लगाम लगाया जाए, क्योंकि अमेजॉन अमेरिकन कंपनी है और वॉलमार्ट जिसका हमेशा सरकार विरोध करती थी, आज उसको 100% यहाँ पर बिजनेस करने की छूट दी गई है। और इस कारण से जो यहाँ पर मध्यम वर्गीय जो व्यवसायी हैं, उनको बहुत बड़ी समस्या आ रही है। और ई कॉमर्स पर इन्होंने कोई लगाम नहीं लगाई, उसमें कोई बाध्यता नहीं हुई। तो ये एक व्यापारियों की बड़ी मांग थी कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये वॉलमार्ट जैसी कंपनियां, इन पर कुछ लगाम लगे, जिससे हम लोग ग्राहकों को अपने पास से सही रेट पे दे पाए। तो वहां क्या है कि वो अमेरिकन कंपनी है, अपने हिसाब से दुनिया भर की चीज काट पीट करके बेचते हैं, और जिससे जो मध्यम वर्गीय व्यवसायी है उनको बहुत नुकसान हो रहा है और धंधा पूरा चौपट हो रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि एमएसएमई में जो जैसे पीएमईजीपी हमारे यहाँ चलता है, आंवले में भी 10 लाख 25 लाख का लोन मिलता है, लेकिन पूरे 2025-26 अभी वित्तीय वर्ष खत्म नहीं हुआ है, 25-26 में पीएमईजीपी का यहाँ फंड हमेशा खत्म रहता है। आप जैसे युवा उद्यम योजना जो मुख्यमंत्री जी का आया है, उसमें भी लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा, जिनकी पकड़ है वो लाभ ले रहे हैं। कुछ सिलेक्टिव लोग ही जैसे पीएमईजीपी का और एमएसएमई का लाभ ले रहे हैं, वही बार बार लाभ ले रहे हैं, तो नए व्यवसायियों को उससे लाभ नहीं मिल पा रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है, व्यवसायी के साथ साथ मैं यहाँ का एक आम नागरिक हूँ, तो मुझे ये था कि कम से कम स्वास्थ्य में संसाधनों की एक हमारे अंदर अपेक्षाएं थी हम लोगों के अंदर कि मेडिकल कॉलेज तो बन गया, लेकिन वहाँ संसाधन नहीं है। एक स्नैक बाइट का इंजेक्शन नहीं होता है, कोई अगर सांप भी काट लेता है तो यहाँ से रिफर कर दिया जाता है स्वरूप रानी और लखनऊ। और सबसे बड़ी बात है, आप देखिए कि मेडिकल कॉलेज तो है, लेकिन एनआईसीयू नहीं हमारे यहाँ। मतलब हर 10 में 4 बच्चे को ये समस्या आती है कि उसको एनआईसीयू में रखा जाता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं वो प्रीमेच्योर उसका जन्म हुआ है या कोई समस्या है। तो यहाँ पर जो बाई पैप सी पैप होता है जो लगाया जाता है बच्चों को, तो 10 में से 4 बच्चों को रिफर करना पड़ता है इलाहाबाद, लखनऊ। तो मेडिकल कॉलेज इतने बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी है, बहुत अच्छा था। इसका जवाब भी हम हमारे साथ बीजेपी के लीडर हैं आकाश जी, उनसे ले लेते हैं, क्योंकि देखिए आज भी कहीं ना कहीं इस बजट में जिला अस्पतालों की जो संख्या है उसको बढ़ाने की बात की गई है और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पे फोकस करने की बात की गई है, ट्रॉमा सेंटर से लेकर के इमरजेंसी खोलने की बात की गई है। आकाश जी, एक सवाल आपसे है कि देखिए ये प्रतापगढ़ से हैं और प्रतापगढ़ लखनऊ के बहुत करीब का जिला है
और जिस तरीके से वहां पर ये बता रहे हैं कि इस तरीके की बहुत मूल चूल, ये कहते हैं कि बेसिक सी जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो भी वहां पर उपलब्ध नहीं है। तो इतने वर्ष बीत चुके, मान लेते हैं कि समाजवादी पार्टी ने कोई काम नहीं किया, मान लिया बीएसपी ने कोई काम नहीं किया, मान लिया कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, इतने वर्ष बीत गए हैं, लेकिन लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उसके बगल के जिले का ये हाल है और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के तमाम सवाल खड़े होते रहे हैं। खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आना पड़ता है, जो कि स्वास्थ्य मंत्री है, उनको कभी ना कभी रिएक्शन देना पड़ता है। ये स्थितियां कब सुधरेंगी, भले ही स्वास्थ्य बजट में या बजट में, आम बजट में स्वास्थ्य को लेकर के बड़े बड़े दावे किए जाए? नहीं, हमने कहा ना कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जब लेकिन 2017 में प्रयास हमने कब तक आकाश जी? देखिए यही सवाल होता है ना कि आखिरकार बहुत सारी चीजें, क्योंकि अभी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के भी लीडर जुड़ रहे थे, कुछ तकनीकी कारणों की वजह से नहीं जुड़ पाए। अगर वो होते तो ये सवाल करते वो कि अभी आप, वो कहते कि कितनी व्यवस्थाएं, हम यही सवाल है, क्योंकि आम जनता ये पूछती है, उनका भी ये सीधा सवाल है कि राजधानी के बगल में, क्योंकि वहां पर अगर आम व्यवस्था नहीं होगी, मूल चूल व्यवस्था नहीं होगी, बेसिक नीड नहीं होगी, तो इलाज कराने कहां जाएगा आदमी? कितना और प्रयास होगा और कितने दिनों का और इंतजार होगा? नहीं, निश्चित तौर पे वहां पे कोई भी जिला हो, कहीं पे भी अगर कोई समस्या होती है तो वहां के लोकल जनप्रतिनिधियों की ये जिम्मेदारी होती है कि उस समस्या के लिए वो प्रयास करें। प्रतापगढ़ की आप बात कर रहे हैं, उस प्रतापगढ़ में लगभग आकाश जी, मैं आपको टोक ही दे रहा हूँ। आपने लोकल जनप्रतिनिधियों की बात की, मैं आपकी पूरी बात नहीं सुनूंगा, क्योंकि आपने 2017 में जब आपकी सरकार बनी थी तो सीधे तौर पे 4 विधायक यहाँ पे थे ऐसे, जिसमें सबसे बड़ा नाम था उस समय महेंद्र सिंह भी यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर थे, जो कि बल्कि एमएलसी थे, और राजेंद्र प्रताप सिंह और मोती सिंह वो भी यहाँ पे थे। भाजपा अपना दल का गठबंधन था उस समय, तब यहाँ पे सांसद थे। रानीगंज से धीरज ओझा थे, विश्वनाथगंज से डॉक्टर आर.के. वर्मा थे, जो इस समय समाजवादी पार्टी में चले गए। आप व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो व्यवस्थाओं पे मैं आप ही को जोड़वा दे रहा हूँ। मेडिकल कॉलेज जब बना था तो केवल उसके नाम को लेकर के यहाँ बड़ा विवाद हुआ था, लेकिन आज भी विवाद अभी भी होता है, लेकिन व्यवस्थाएं शून्य के बराबर होती है। और वही आज की डेट में सिंगल ऐसे विधायक थे कि कोई काम ही नहीं किए, तो उनको जनता ने नकार दिया, चाहे वो राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह हो, चाहे वो धीरज ओझा हो, और अभी से प्रेजेंट टाइम में राजेंद्र मौर्य है। तो वो, अगर मैं गलत नहीं हूँ, माफ करिएगा, तो मुझे तो अभी 5 सालों के आसपास में, 4.5 सालों के आसपास में सुनने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक क्या किया है इसका कोई अता पता नहीं। अब आप अपना जवाब दे सकते हैं। नहीं, आपकी बात ठीक है। आपने कहा कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायक थे, इसलिए उनकी सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। वही बात तो मैं कह रहा हूं कि प्रतापगढ़ में पिछले 3 दशकों से सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही राज किया है। इन्हीं के लोग मंत्री हुआ करते थे, इन्हीं के लोग विधायक हुआ करते थे। मैं उस चीज पे नहीं आना चाहता। हमारा स्पष्ट मानना है कि अगर कहीं पे कोई लूप होल रह गया है तो उसको कैसे ठीक किया जाए। मैं वही बात अखंड जी से कह रहा था कि 2017 से जब से हमने जिम्मेदारी संभाली है, हम इन चीजों को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। आप पूर्वांचल में चले जाइए ना, आप पत्रकार हैं, आप बेहतर समझते हैं, जानते होंगे। आप पूर्वांचल में जाके स्थिति देखिए। 2014 से पहले आप पूर्वांचल का मुझे कोई एक जिला नहीं बता सकते हैं जहां पे 4 लेन की सड़कें रही होंगी, लेकिन आज योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में हमने पूरे पूर्वांचल में आज ये स्थिति कर दी है कि आज कोई एक जिला आप ये नहीं बता सकते जहां पे 4 लेन की सड़कें न हो। हमने हर एक जिले को मेडिकल कॉलेज देने की व्यवस्था की है। इस दिशा में सरकार काम कर रही है। जिस उत्तर प्रदेश में 2017 तक कुल मिला के 1.5 दर्जन मेडिकल कॉलेज नहीं थे, आज हमने 50 मेडिकल कॉलेज संचालित हो चुके हैं, या तो वहां पे काम चल रहा है। ये काम करने का हमारा जज्बा है, हमारी सोच है, और हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जो लोग पीछे रह गए हैं, जहां पे चाहे वो देवी पाटन मंडल हो या अखंड जी ने जिन जिलों की बात की, उस तरीके के जो भी जिले हैं, जो भी जगह हैं, वहां पे समुचित विकास पहुंचे। ये भारतीय जनता पार्टी का लगातार प्रयास है। अब बिल्कुल आकाश जी, देखिए बिल्कुल आपकी एक बात सही भी है, क्योंकि देखिए इस बात को मानना पड़ेगा। देखिए इंसेफ्लाइटिस से गोरखपुर में ही कई बच्चों की जान चली जाती थी, आज ऐसे 0 के बराबर मामले हैं। ये माना जाएगा क्योंकि बीजेपी सरकार ने उस पर काम किया है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस पर काम किया और दिखाई भी दे रहा है। बहुत सारी जगहों पर अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक अहम कड़ी है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है, बहुत सारे और भी अन्य एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। बिल्कुल ये बात मानी जाएगी कि बीजेपी गवर्नमेंट काम कर रही है, ऐसा नहीं कि हम ये कह सकते कि नहीं कर रही है। लेकिन सवाल यही था आकाश जी कि आखिरकार
समय इतना ज्यादा क्यों लग जा रहा है, और अगर इतनी सारी व्यवस्थाएं बन रही हैं तो कहां पर कमियां रह जा रही हैं उन व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए? कहीं पर देखा जाता है सिस्टम के ही साथ लड़ाई होने लगती है, कहीं पर व्यवस्था तो है पर पता चलता है कि वो पैकिंग के साथ व्यवस्था है, वहां पर उस मशीन को उपयोग ही नहीं किया जा रहा है। मैं लोहिया हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं, अभी रिसेंट की बात है, वहां पर एमआरआई मशीन वर्क ही नहीं कर रही थी, लेकिन नई मशीन वहां पर रखी हुई है, वो खुल के लग नहीं पाई। ये जानकारी हमारे वहां पर तमाम लोग गए, उन्होंने बताया। बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती है। आकाश जी, आपसे बाद में एक क्वेश्चन और लेंगे। इंद्रवीर आपके पास आते हैं, लेकिन उससे पहले एक नितिन जी से एक सवाल लेना है। सर, एक सवाल है, आपने कहा कि आशावान्वित बजट है, लोगों के लिए बजट है, लेकिन कहीं ना कहीं शेयर बाजार धड़ाम हो गया, 1500 के करीब सेंसेक्स नीचे गिर गया। तो आप मानते हैं कि एसटीटी बढ़ाने की वजह से ये धड़ाम हुआ है? 11 लाख करोड़ के करीब करीब जो लोगों का पैसा था वो इस आज के दिन डूब गया है। तो शेयर बाजार को तो समझ नहीं आया आज का बजट, उसके हिसाब से तो बिल्कुल भी बजट नहीं था। आम जनता के हिसाब से कुछ बजट हो, लोगों को राहत की बात हो, मिडिल क्लास को भी कोई विशेष राहत नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि उनको मोबाइल के माध्यम से या जो कैंसर की दवाइयां हैं, शुगर की दवाइयां हैं, उस पर कहीं ना कहीं जो कस्टम जो शुल्क था उसे माफ कर दिया गया है, कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है, इसकी वजह से मिडिल क्लास को राहत मिलेगी। लेकिन तमाम उम्मीद की जा रही थी। शेयर मार्केट तो यही बताता है कि इस बजट से बिल्कुल निराशा हाथ लगी है, आशा की कोई जो भी आशा है वो बिल्कुल भी कोई आशा की झलक नहीं दिखाई दे रही है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए अखंड जी, ये पहली बार नहीं है कि जिस दिन बजट प्रस्तुत होता है उस दिन शेयर मार्केट धड़ाम ना हुआ हो। इसके पहले भी तमाम बार बजट प्रस्तुत हुए हैं और शेयर मार्केट जो है वो उस दिन लुढ़कता जरूर है। आमतौर पर देखा गया है कि जिस तरीके से शेयर मार्केट बढ़ा है वो काबिले तारीफ रहा है। 11 लाख करोड़ का पब्लिक का नुकसान जरूर हुआ, लेकिन आने वाले समय में वो बूस्टअप होगा, मार्केट कैपिटल कैसे जनरेट होगी, इसको लेकर के लोगों को जो है एक राय बना करके निवेश करना चाहिए। बहरहाल जिस तरह का जो बजट है उससे आम जनमानस को उम्मीद जो थी उसमें दो चीजें बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। एक तो टैक्स स्लैब में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया है और लोगों को उम्मीद थी कि वो टैक्स स्लैब में बाहर आएंगे, 2.5 लाख का जो मिनिमम स्लैब है उससे वो दूर हो जाएंगे। दूसरा जो आपने बताया कि तमाम तरह की दवाएं और जो पब्लिक कनेक्टिविटी जो होती है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम हो, चाहे वो रोजगार का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे शिक्षा का हो, इन सबको देखते हुए तकनीकी को कैसे जोड़ा जाए, कैसे इन सबको टेक्निकल किया जाए, उसको लेकर के सरकार ने इस बार जोर दिया है। जाहिर सी बात है कि मोदी 3.0 का ये दूसरा बजट है और आने वाले समय में जो भी बेहतरी हो सकेगी उसको सरकार करने को लेकर के एक नया रोड मैप तैयार करेगी। जिस तरीके का कनेक्टिविटी भारत में देने का बयान की गई है और बताया गया है कि अगर उत्तर प्रदेश सशक्त होगा तो देश सशक्त होगा। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य यूपी को रखा गया है और आने वाले समय में कैसे देश में और भी भयानक से भयानक जो तमाम हादसे हो रहे हैं, विमान हादसे, उनको दूर किया जाए, कैसे तकनीकी रूप से जो देश है वो डेवलप हो, जो विदेशी तकनीक है वो देश में कैसे आए, एम्स की स्थापना कैसे हो, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े, कैसे आईआईटी बने, कैसे एम्स बने और कैसे तमाम जिलों के जो तमाम छोटे छोटे अस्पताल हैं, जो छोटे छोटे जिले हैं वो भाग करके लखनऊ आते हैं, गोरखपुर आते हैं, पश्चिमी यूपी का रुख करते हैं, उनमें कैसे स्थापना हो, इस बात पर जोर दिया गया है। तो आने वाले समय में जो बजट है उससे लोगों को उम्मीद बना करके रखना चाहिए कि इसी बजट से हम लोगों का कल्याण होना है और उसी में कैसे वो अपना समावेश कर पाते हैं कि इस बजट को वो हाथों हाथ लें। जाहिर सी बात है कि 11 लाख करोड़ का नुकसान जरूर हुआ है शेयर मार्केट के धड़ाम होने से, लेकिन आने वाले समय में शेयर मार्केट जब चढ़ेगा तो निश्चित रूप से फायदा भी होगा। जिन लोगों ने निवेश किया है, चाहे गोल्ड में किया हो, चाहे सिल्वर में किया हो, चाहे एमसीएक्स के माध्यम से किया हो या फिर कैपिटल तमाम तरह के उन्होंने लिए हो, लेकिन जब आने वाले समय में शेयर मार्केट बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उनको फायदा भी होगा। ये मार्केट कैपिटल पर निर्भर करता है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं उम्मीद तो बहुत सारी थी, उन उम्मीदों पर फिलहाल कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहीं ना कहीं ना उम्मीद जरूर हुए हैं लोग सर। बिल्कुल ना उम्मीद थोड़े से हुए हैं, बहुत सारी उम्मीदें थी आम बजट में, आम लोगों को सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं, आम लोगों को बहुत उम्मीदें होती है सर। लेकिन फिलहाल इस जिसके कहते हैं आम बजट में बहुत उम्मीदों पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ग्रहण टाइप का बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि कहीं ना कहीं दिखाई देता है। ऐसा नहीं, एमएसएमई सेक्टर्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए सरकार ने पूरी तरीके से खजाना जरूर खोला हुआ है। बहुत सारी डिफेंस के लिए भी 15% की बढ़ोतरी की गई है, बहुत जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद किया है, बहुत जरूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं वही सवाल उठ खड़ा होता है कि बहुत सारी उम्मीद मिडिल क्लास को होती है, उसको लगता है कि वो हमेशा खाली हाथ रह जाता है, उसको कहीं ना कहीं जो उसको उम्मीद होती है वो बिल्कुल उस पर नहीं मिल पाता है। हमारे साथ इंद्रवीर हैं रायबरेली से, इंद्रवीर से भी जानना चाहेंगे
कि रायबरेली में आम बजट के बाद लोगों की क्या है राय, क्योंकि इंद्रवीर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जिले से आते हैं और नेता प्रतिपक्ष वहां पर लगातार जाते रहते हैं, अभी कई दौरे वो लगातार वहां पर कर रहे थे। इंद्रवीर, वहां के लोगों की क्या है राय इस आम बजट पर? सबसे पहले आप सबको नमस्कार। और मैं आपको बता दूं अखंड, जैसे आपने कहा कि जिस तरीके का ये आम बजट सरकार ने विजन 2047, मतलब अभी हम कई नेताओं को, हम सुबह से हम सब, आज संडे का दिन था और एक रिलैक्स डे थोड़ा सा होता है, अगर कुछ बड़ी खबरें नहीं होती तो थोड़ा सा रिलैक्स डे होता है हम लोगों के लिए कि फील्ड पे थोड़ा सा हम लोग चाहते हैं कि बच्चों के साथ, परिवार के साथ रहे। लेकिन आज हम सुबह से ही टीवी के सामने बैठे रहे और एक एक चीज को हम, अगर जर्नलिस्ट हमने जो है उसकी मोनिट किया कि ये बजट है कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभी नितिन श्रीवास्तव जी बता रहे थे कि ये बजट कहीं ना कहीं एक आम पब्लिक के लिए है और आम नागरिक के लिए। अभी जो बजट, जैसे कि बीजेपी के भी हमारे साथ भाई साहब है, इन्होंने भी कहा कि जिस तरीके की गतिविधियां अभी देखी जा रही है, लेकिन इस पर लगातार 2047 का विजन चिराग पासवान ने कहा, विकसित भारत को लेकर के 2047 के विजन को देखते हुए ये बजट मोदी 3.0 ने आज पेश किया है, वित्त मंत्री सीतारमण ने किया है, जिसको लेकर के उत्साह भी है और शेयर मार्केट का कई सारा नुकसान, कई लाख करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ। लेकिन उसके बाद भी अगर हम बात करें तो क्या विकसित भारत 2047 का विजन जब ये लिया गया, संकल्प लिया गया, होना जरूरी है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संभाषण में आज कहा कि आने वाले समय में जिस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था, उस अर्थव्यवस्था को हम अपनी जीडीपी यानी कि अर्थव्यवस्था को हम तीसरे नंबर के पावदान पे बहुत जल्द देखना चाहेंगे और देखेंगे, तो ये बड़ा अच्छा है भारत देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए। लेकिन अखंड मैं आपसे और हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी श्रीवास्तव सर हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे ज्ञानेंद्र हैं, आप हैं, हम आप सबसे मेरा एक सवाल है, क्या अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल अभी भूख लगी है तो 2047 का जो बजट है, बजट बड़ा मायने रखता है। मैं किसी की तरफदारी, किसी पक्ष विपक्ष की, आई एम एज अ जर्नलिस्ट, देन हमको लगता है कि हमें पब्लिक की बात करनी चाहिए। 1 जनवरी की बात कर रहा हूं 2026, 111 रुपए का सिलेंडर बढ़ा, दाम बढ़ गया, आज 50 रुपए का दाम बढ़ा। फिर उसके बाद अगर बात करें तो अभी अखिलेश यादव जी की एक पोस्ट है और उस पोस्ट में सीधे सीधे लिखा हुआ है, मैं बीजेपी के हमारे वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ भाई हैं, मैं उनसे एक सवाल करना चाहूंगा कि इस पे आप सटीक जवाब दीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है आपसे। हम तो भाजपा के, ये अखिलेश यादव का ट्वीट है थोड़ी देर पहले अभी, हम तो भाजपा के हर बजट को 1/20 का बजट मानते हैं। आप आराम से सुनिएगा सर, क्योंकि वो बजट 5% लोगों के लिए होता है। भाजपा का बजट आपके कमीशन, अपने कमीशन और अपने लोगों को सेट करने का बजट होता है। इस पे आप एक जवाब दे दीजिए। और क्या अप्रैल में जो संशोधन होगा, जो आम पब्लिक, जो आम व्यापारियों को राहत अभी मिलनी चाहिए थी, वो अप्रैल तक का वेट करेंगे जब हम फाइनेंशियल ईयर क्लोज कर रहे होंगे, उसमें 1 महीना बढ़ा दिया, डेफिनेटली चलिए ये रियायत है। तमाम सारी चीजें भारत सरकार ने करी, पान मसालों पे वैट बढ़ाया, तमाम सारी चीजों पर हमने देखा कि टैक्स बढ़ रहा है और होना भी चाहिए था, क्योंकि ऐसे चीजों को लेकर हमने अभी हम रायबरेली एम्स में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक उद्घाटन किया और तंबाकू को लेकर के कितने लोगों को छोड़ा जाए, जो बीमारियां होती है, ऐसे तमाम सारी चीजें होना चाहिए। लेकिन क्या सिलेंडर पे बजट जो बढ़ा रेट 50 रुपए बढ़ गया, फिर और तमाम सारी चीजें, क्या ये होना चाहिए? और मेरा जवाब अखिलेश यादव के ट्वीट पे आपका सर। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो अखिलेश जी का जो सवाल है उस पर मैं बहुत कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि आजकल स्थिति अखिलेश यादव जी की मानसिक स्थिति ये हो चुकी है। मैं फिर रोकूंगा, मैं आपको फिर रोकूंगा। उत्तर बिल्कुल सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, देयर आप IBC 24 पर है और एज अ जर्नलिस्ट आप प्लीज मेरा सवाल बीच में फिर इसीलिए टोक रहा हूँ। आपने कहा मैं अखिलेश यादव के जवाब को सही से जवाब नहीं देना चाहूंगा, मैं उनके सवाल के जवाब को नहीं देना चाहूंगा, लेकिन एज अ लीडर इन उत्तर प्रदेश, सपा का अगर बात करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो, और उत्तर प्रदेश की कमान अभी तक उनके पास थी और अभी भी इनडायरेक्ट वे में कमान उनके पास है। इंद्रवीर जी, लेट मी कंप्लीट। जब मैं कह पाऊंगा तब आप मेरी बात सुनेंगे मैं कह क्या रहा हूँ। मैंने कहा ना कि अखिलेश जी की मानसिक स्थिति ये हो चुकी है कि वो दिन भर में 4-5 ऐसी मस्खरी वाले ट्वीट करते रहते हैं। उनको ये बताना चाहिए था आज इस ट्वीट के माध्यम से कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अगर भारतीय जनता पार्टी एम्स देने जा रही है तो इसमें अखिलेश यादव को क्या समस्या है। अखिलेश यादव को ये बताना चाहिए था कि आज अगर उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड रीजन को भारतीय जनता पार्टी की सरकार IIT देने जा रही है तो इनको क्या रीजन है। अगर आज हम वाराणसी से
दिल्ली के लिए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, तो इनको क्या दिक्कत है? अरे ज्ञान इंद्रवीर जी, एक जमाना था जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी ना, तो हम एम्स बनाना चाहते थे गोरखपुर में, और ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इन्होंने जमीन हस्तांतरित की हम लोगों को, आज तक ये उसका क्रेडिट लेते हैं। आज तक ये कहते हैं कि हमने जमीन दिया एम्स के लिए, हमने जमीन दिया एम्स के लिए। एम्स तो मोदी जी ने बनाया, वो तो केंद्र सरकार की परियोजना थी, आप मुख्यमंत्री थे, आपकी जिम्मेदारी थी जमीन देना। आप जमीन दे के आज तक उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन आपके मुंह से एक बार भी ये नहीं निकला कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एम्स की सौगात बहुत ही अच्छी है, इसके लिए मोदी जी, योगी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसलिए मैंने इंद्रवीर जी कहा कि अखिलेश यादव को भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप सीरियसली नहीं लेती है। हम उनको दूसरे राहुल गांधी के रूप में देखते हैं। हाँ, मैं आपकी बात का जवाब जरूर देना चाहूंगा। जो बात आपने कहा कि अगर मुझे भूख अभी लगेगी तो क्या मैं 2 दिन बाद खाना चाहूंगा? निश्चित तौर पे इंद्रवीर जी, भूख आपको अभी लगेगी तो खाने की जरूरत आपको होगी, लेकिन साथ ही साथ मेरा ये मानना है कि अगर हम ये तर्क देने लगे कि हमें भूख अभी लगी है तो हमें तो फल अभी चाहिए, इसलिए हम पौधे नहीं लगाएंगे, तो ये तर्क ठीक नहीं है। पौधे लगेंगे तो पौधे को फल देने में समय लगता है थोड़ा, इसलिए हमें वेट एंड वॉच की स्थिति में होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी देश और देश को बेहतर रास्ते पे लेके जा रही है। आकाश जी एक बात कहना चाहेंगे कि ऐसा कोई ना कोई तो बीजेपी में जादू है, और बीजेपी के लोगों में भी, कि जितने भी उनके नेता और कार्यकर्ता है, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के अंदर भाषा शैली के साथ साथ क्या जवाब देना है, क्योंकि जिस तरीके से आपने बड़े प्यार से इस बात को डिफेंड किया है, लेकिन सवाल है, बिल्कुल सही बात है कि आपको कोई ना कोई विजन जरूर होना चाहिए, एक विजन बनाना चाहिए, लेकिन हम 2026 की शुरुआत है और 2047 की अगर बात कर रहे हैं तो बिल्कुल विजन बहुत दूर का होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भाई आकाश जी एक बात हम फिर से कहेंगे, देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम धरातल पर नहीं देखते हैं, जो केवल और केवल चुनावी वादे बन करके, दावे बन करके रह जाती हैं। वहीं पर सवाल होता है कि देखिए, हम यहाँ पर किसी पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, किसी पार्टी नहीं है, सवाल यही है क्योंकि देखिए आप लोग लीडर हैं, आप लोग भी निकलते होंगे, आप लोग 2-4 होते होंगे, क्योंकि अभी विधायक का गुस्सा देखा था कि किस तरीके से मंत्री के सामने वो नाराजगी उन्होंने व्यक्त की, कहीं ना कहीं आरोप लगाया गया कि उनको बंधक बना लिया गया। बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती है। मैं लेकिन फिर भी बीजेपी में बात कहता हूँ कि शायद ये बीजेपी में ही संभव है कि इस तरीके की स्थितियां होती हैं, अन्य पार्टियों में शायद इस तरह की स्थितियां नहीं होती। मैं बिल्कुल कहूंगा वहां पर विधायक मंत्री आमने सामने नहीं होते। ये शायद एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां पर विधायक और मंत्री आमने सामने होंगे अपने कामों को लेकर के। लेकिन जिस तरीके से आप लोग डिफेंड करते हैं, ये साफ तौर पर समझ में आता है कि शायद बीजेपी के अंदर जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो जानते हैं कि किस तरीके से अपनी बातों को रखना है। सवाल एक आखिरी आपसे आकाश जी, एकदम आखिरी सवाल है, क्योंकि बजट आया है, आम बजट है, आम लोगों के लिए ही आम बजट होता है। क्या आप मानते हैं कि इस आम बजट आज आया है, इसमें कुछ चीजें आम लोगों के लिए क्या खास है आपके हिसाब से, जरा हमारे बताइएगा, क्योंकि आम लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए क्या आम है इस आम बजट में आम लोगों के लिए? नहीं, सबसे पहले तो कई जीवन रक्षक दवाओं के दाम कम करने की बात कही गई है, सबसे पहली खास बात तो यही है। दूसरी खास बात, बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र को, जिसको हम कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ मानते थे, उसको आईआईटी के सौगात देना, ये एक बहुत बड़ी अच्छी पहल है। मैंने कहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एम्स देने की बात हुई है, ये 3 पहले ही अपने आप में मतलब अमूलचूल परिवर्तन लाने वाली हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एम्स की बहुत जरूरत थी, आईआईटी की जरूरत बुंदेलखंड के लोगों को थी। अगर इस प्रकार की पहलें की जा रही हैं तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को राजनीति से ऊपर उठ के इन चीजों का स्वागत करना चाहिए। और दूसरी बात भी मैं कहता हूं कि विपक्ष के लोगों को कम से कम कंस्ट्रक्टिव राजनीति करनी चाहिए। उन्हें लगता है कि ये काम बेहतर हो सकता है तो सुझाव देना चाहिए, न कि हर एक अच्छी चीज का विरोध करना चाहिए। ज्ञानेंद्र, आप कुछ क्वेश्चन आपकी बातों पे मैं चलता हूँ। हमारे साथ एक किसान है और खेती बाड़ी यहाँ से सालों से करते चले आ, फिर उसके बाद मैं व्यापारी के पास भी चलूंगा। लगातार मैं दोनों सवाल आकाश जी से ही पूछवाता हूँ। बजट आया, कितने संतुष्ट है? भारत तो किसान पात्र है और यहाँ पे किसानों के लिए जब भी कभी भी बजट आता है कोई चर्चा नहीं की जाती है, एकदम से उनको एक किनारे रख दिया जाता है। आम साधारण किसान जो है हमारा, वो मुख्य रूप से 2 ही चीजों पे है।
एक डीजल पे और एक खाद पे। ना तो डीजल के बारे में कोई चर्चा की गई, ना तो खाद के बारे में। डीजल पे आज भी हम लोग दोहरा टैक्स दे रहे हैं। हाँ, और खाद खाद की तो काला बाजारी अलग से चलती है। जब भी जुताई और बुआई का समय आता है तो आम किसान को ना तो समय पे खाद मिल जाती है, और डीजल इतना महंगा हो गया, सिंचाई का साधन नहीं है, तो हमारी जो उपज है उसका रेट दोगुना हो जाता है। अब हम एक बीघे में जो पैदावार होती है उससे कम सस्ते दर में हम बाजार से खरीद के खा सकते हैं। साल भर की स्थिति ये है कि किसान आखिर कैसे पैदा करे। तो किसान के लिए बजट में कुछ भी नहीं है, किसान के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। और जी आकाश जी, इस पे आप उत्तर दीजिए। नहीं, देखिए, आम जनता के जो भी सवाल हैं वो उनका मैं सम्मान करता हूं, और इनकी जो भी बातें वो मेरी सर आंखों पे हैं। ये हमारे माई बाप है, जनता जनार्दन ही सब कुछ होती है। अगर इनको कहीं कोई समस्या है तो निश्चित तौर पे हम देखेंगे। लेकिन ज्ञानेंद्र जी, एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार गरीबों और किसानों को समर्पित सरकार है। हमने करके दिखाया है। इस उत्तर प्रदेश में फर्टिलाइजर के लिए लाठियां चल जाती थी। इसी उत्तर प्रदेश में लगभग 3 दशक तक गोरखपुर में एक फर्टिलाइजर का कारखाना बंद पड़ा था, उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं था। आज मोदी जी और योगी जी की देन है कि हमने इस देश में इस प्रकार के कारखानों को चालू किया है। देश में पहली बार किसानों की चिंता करते हुए किसान सम्मान निधि जैसी व्यवस्था हमने लागू की। हमने किसानों के फसलों की बीमा की व्यवस्था की। इसलिए देखिए, जनता से मैंने कहा ना, जनता कुछ भी कहेगी हम उसको सुनेंगे, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे हमने क्या क्या किया है ये भी हम बताएंगे, और आगे क्या क्या करने की इच्छा हमारी है ये भी हम बता रहे हैं। आकाश जी, गरीबों की सरकार है। आकाश जी कह रहे हैं गरीबों की सरकार है, क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल गरीबों के लिए सरकार होनी चाहिए। गरीब को आप फ्रीबीज दीजिए, लेकिन जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है उसके लिए आप क्या करते हैं? उसके लिए कोई योजना नहीं है, ना उसके पेंशन के लिए आज तक सोचा, ना व्यापारी के। अब वो अपना जब व्यवसाय ही नहीं कर पाएगा, आप जिस वॉलमार्ट का विरोध करते थे उसको 100% आपने छूट दे दी। हम लोग जो नारा लगाते थे सोनिया जिसकी मम्मी वो सरकार निकम्मी है 2011 में, वो जब 29% एफडीआई रिटेल में ला रहे थे, आज 100% एफडीआई रिटेल में आ गया। वॉलमार्ट को बोला जाता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह पूरा देश को लूट लेगी, गुलाम बना देगी। आज वॉलमार्ट ही फ्लिपकार्ट के रूप में 86% से अधिक शेयर है, और आज जो 100 रुपए की चीज है वो नुकसान में बेचेगा, 90 रुपए में बेचेगा, 85 रुपए में बेचेगा। लेकिन मध्यम और छोटे व्यापारी जिससे खराब होते जा रहे हैं, एकदम धंधा चौपट हो गया, व्यवसाय चौपट हो गया है। तो सबसे बड़ी बात है, ना जीएसटी में कोई राहत है और ना ही छूट में कोई राहत है कि टैक्स में कोई छूट दी गई है। तो व्यवसाय के लिए कुछ नहीं है। व्यवसाय यही है कि झोली भर भर के भाजपा को वोट देता रहे और उसके बाद उसको कुछ मांगे तो बस वही बता दिया जाए कि धर्म रहेगा तब देश रहेगा, धर्म रहेगा तुम रहोगे। बस यही चीजें बताई जाती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि ई कॉमर्स कंपनियों पर व्यापारियों ने लगातार मांग की थी कि इस पर कोई बाध्यता लाई जाए, कोई पाबंद लगाया जाए, लेकिन कोई मतलब नहीं है। निर्मला सीतारमण जी ने हर बार, एक बार अरुण जेटली जी से हमारे जो मोबाइल एसोसिएशन के लोग थे, जो व्यवसायी लोग थे, वो मिलकर उन्होंने बोला कि भाई आप ऑनलाइन एक बाध्यता दीजिए कि कोई भी मैन्युफैक्चरर कंपनी बस 20% 25% ही ऑनलाइन बेच सकती है। उसके बाद उसको जो रिटेल बिजनेस है वहां से रेट अच्छा रहेगा, रेट सबके लिए सामान्य रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो मध्यम वर्गीय व्यवसायी हैं वो अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। नहीं तो वही आत्महत्या कर रहा था, ज्यादा पहले किसान आत्महत्या करते थे, आज व्यवसायी आत्महत्या कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल सवाल समझ गया आकाश जी। इसी सवाल का जवाब बिल्कुल सही है। और देखिए होता है क्योंकि आम जो व्यवसायी हैं, छोटे छोटे व्यवसायी हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर जिस तरीके से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बने, बहुत बड़ी छूट दी जाती है। इन व्यवसायियों के लिए एक बड़ी दिक्कत हो रही है, इनको व्यापार करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। सरकार इनके बारे में क्यों नहीं विचार करती, इस पर काम क्यों नहीं करती, ये भी एक बड़ा सवाल है। नहीं, कम से कम चलिए, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का जो फेक नैरेटिव है, कम से कम इनके सवाल के माध्यम से वो तो खत्म हो गया। ये लोग कहते हैं कि ये पूंजीपतियों की सरकार है, जो पूंजीपति कहते हैं, जो व्यापारी कहते हैं वही करते हैं। कम से कम इन्होंने ये सवाल पूछा तो इससे अखिलेश यादव का फेक नैरेटिव पता चलता है। दूसरी बात, चाहे एमएसएमई सेक्टर हो, चाहे हमारे छोटे व्यापारी, यहाँ तक कि सड़क पे जो रेहड़ी पटरी लगाने वाले व्यापारी, हमने उनको भी आर्थिक मदद की है। एमएसएमई सेक्टर में हमने बहुत ही इंप्रूवमेंट किया है। और हम कह तो रहे हैं कि व्यापारियों को जब तक आप सही माहौल नहीं देंगे तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आती है। इसी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद बहुत सारी कंपनियां आई हैं और बहुत सारी नई कंपनियां यहाँ पे काम करना चाहती हैं। आज बिहार में देखिए, हम बिहार के लिए अब ये नया प्रयास शुरू कर रहे हैं
कि बिहार में कैसे ज्यादा से ज्यादा कंपनियां आए, इन्वेस्टमेंट करें, लोगों को यहाँ पे रोजगार मिले। हम कभी ये नहीं चाहते कि हमारे लोगों को कहीं बाहर जाके रोजगार करना पड़े, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों में कहीं ना कहीं ये होता था और कहीं ना कहीं प्रामाणिक रूप से ये होता था कि जब भी कोई व्यापारी या कोई बड़ी कंपनी वहां पे काम करने आती थी तो उनके आने से पहले वहां पे माफिया का कोई गुर्गा पहुंच जाता था, वहां पे उसको कमीशन खोरी चाहिए होती थी, इसलिए यहाँ पे व्यापारी भाग जाते थे, यहाँ पे फैक्ट्रियां लगती नहीं थी, रोजगार और व्यापार कहीं ना कहीं पीछे रह जाता था। लेकिन आज स्थिति परिस्थिति बदल चुकी है। हमने संगठित अपराध को उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से खत्म कर दिया है और छोटे से छोटा व्यापारी, मझला व्यापारी, बड़ा व्यापारी सबको एक समान भाव से उत्तर प्रदेश की सरकार अवसर देती है। यहाँ पे किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। हाँ बिल्कुल आकाश जी, देखिए आप एक मजे हुए नेता हैं और आप बड़ी शालीनता के साथ, बहुत ही सटीकता के साथ सरकार को भी डिफेंड करना जानते हैं, बातों को भी बड़ी सटीकता के साथ रखते हुए। वो बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं कह सकते कि सरकार ने कोई काम नहीं किए हैं छोटे व्यापारियों के लिए, बड़े व्यापारियों के लिए, लेकिन ये सवाल जायज है क्योंकि हमने देखा है कि छोटे व्यापारी इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। उनके बिक्री में या उनके बिजनेस में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, उनके सामने बहुत बड़ी समस्या है। इस पर जरूर सरकार को और विशेष रूप से भारत सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरीके की अगर मनमानी चलेगी और ई प्लेटफॉर्म्स, ई कॉमर्स कंपनियां, चाहे वो फ्लिपकार्ट, अमेजन, कोई भी कंपनी हो, अगर इसी तरीके से धड़ल्ले के साथ रोजगार ये कहें कि अपना व्यापार करेंगी तो छोटे व्यापारी कहीं ना कहीं इसके चक्कर में खत्म होते जरूर चले जाएंगे। सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मेरा आपसे आग्रह है आकाश जी कि आप इस पर कहीं ना कहीं अपनी बात, इस बातों को रखना चाहिए और भारत सरकार को इस पर कोई ना कोई एक्शन जरूर लेना चाहिए। नहीं, निश्चित तौर पे अखंड जी, और इसीलिए तो हम चाहते हैं ना, स्टार्टअप की बात हम इसीलिए करते हैं कि जो काम अमेजन इंडिया कर रही है या ऐसी विदेशी कंपनियां या इंडियन कंपनियां आई करी, ये काम हमारे लोग भी कर सकते हैं कि हमारे लोग भी करें। अगर लोगों को, किसी भी व्यक्ति को अगर उसके घर पे सुविधाजनक रेट पे चीजें उपलब्ध हो रही हैं तो ये काम भारत के लोग करें, स्टार्टअप शुरू करें, हमारे युवा इस प्रकार की ऐप विकसित करें। आज देखिए रैपिडो पूरे भारत में है। जब रैपिडो नया नया आया था आज के 7-8 साल पहले, तो वो बाइकों को ऑपरेट करता था और वो इंडिया के लोगों ने उसको शुरू किया। आज पूरे देश में रैपिडो सक्सेसफुल है। इसलिए ई कॉमर्स की जो आप बात कर रहे हैं, वहां पे भी भारत की सरकार ये चाहती है कि हमारे देश के युवा स्टार्टअप करें और इस प्रकार की कंपनियां हमारे भारत में खुद हों। हाँ बिल्कुल, अब ये तो देखने वाला वक्त बताएगा कि इस तरह की कंपनियां कितना ज्यादा सहायक होती हैं और कहीं ना कहीं जो लगातार इस सवाल है, ये छोटे व्यवसायियों का ही सवाल है, मध्यम जो व्यवसायी उनका भी सवाल है कि इस तरीके की जो बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां उनके रोजगार को कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। एक आखिरी सवाल नितिन सर से है। सर, क्या उम्मीदें थी जो जहां पर भारत सरकार या कहे कि जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, वो उस पर खरी नहीं उतरी है? आखिरी सवाल है आपसे। देखिए अखंड जी, सबसे ज्यादा जो उम्मीदें थी आम जनमानस को वो इस बात को लेकर के था कि टैक्स स्लैब में बदलाव किया जाएगा, लेकिन किसी भी तरह के टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया गया है। ये एक पिछली बार की तरह से जो टैक्स स्लैब था उसको इस बार भी रखा गया है। तो ये एक बड़ा निर्णय है सरकार का, क्योंकि सरकार का मानना है कि अगर इस टैक्स स्लैब को हम छेड़ते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ा वर्ग प्रभावित होगा, लेकिन टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दूसरा सबसे प्रमुख बात यह है कि सरकार ये कहती आई है कि अब तक हमने तमाम सारे स्मार्ट शहर दिए, लेकिन उसके बावजूद तमाम शहरों को शामिल किया गया है, जो कि 5 लाख से अधिक की आबादी है उनको स्मार्ट शहर का दर्जा दिया जाएगा, उसको उसी तर्ज पर डेवलप किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है रोजमर्रा का, जिसमें कि आपका महंगाई भी शामिल है, उसको कैसे देखा जाएगा? जिस तरह से आज उसमें 111 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, इसके पहले भी बढ़ोतरी की गई थी 50 रुपए की। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में सरकार को जो आम जनमानस से जुड़े जो मुद्दे हैं, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, सुरक्षा का मुद्दा हो या फिर महंगाई का मुद्दा, इन सभी मुद्दों को लेकर के कैसे आम जनमानस के बीच में अपनी जगह बनाए और कैसे इन सब से राहत मिले, इसको लेकर के सरकार को एक नया विजन तैयार करना होगा। तो आने वाले समय में जब सरकार इन तमाम योजनाओं को इम्प्लीमेंट करेगी, वो कितनी जल्दी धरातल पर उतरे ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि तमाम प्रोजेक्ट ऐलान तो हो जाते हैं अखंड जी, लेकिन जमीनी स्तर पर लागू होने में उनको कई साल लग जाते हैं, कई वर्ष लग जाते हैं, और तमाम योजनाएं तो ऐसी होती हैं जो कि फलीभूत भी नहीं हो पाती और
उनको एक तरीके से कहा जाए कि खुलने से पहले ही बंद हो जाते हैं। तो तमाम योजनाओं को जो सरकार ने ऐलान किया है, चाहे वो एम्स डेवलप करने की बात की गई हो, IIT डेवलप करने की बात की गई हो, तमाम जो एम्स की तर्ज पर जो चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाने की बात की गई हो, उन सबको कैसे इंक्रीमेंट किया जाए, कैसे रेल कॉरिडोर अपने पूरे मुकाम पर पहुंचे 1500 किलोमीटर का जो 2 फेस में बनाना है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के कैसे जमीनी स्तर पर लागू हो, कितनी जल्दी लागू हो और एक तय समय के भीतर ये सारी चीजें पूरी हो सके, तब जाकर के माना जाएगा कि हाँ, जो सरकार ने वादा किया था आम जनमानस से, जो भी उनका मनमाना बजट था वो पूर्ण रूप से समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए था, आम जनमानस के लिए था, देश के लिए था। अखंड जी। बिल्कुल सर, सबसे बड़ी बात है कि विजन ही 2047 का है, तो कहीं ना कहीं चीजें इंप्लीमेंट होने में समय लग रहा है, लेकिन इतना जरूर है जैसा कि आपने बोला कि इंप्लीमेंटेशन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप कोई योजना बना रहे हैं और अगर उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी ज्ञानेंद्र के साथ भी हमारे एक साथी जुड़े थे, उन्होंने बोला कि जो बजट में जो चीजें अलॉट की जाती हैं, चाहे PMEGP की बात की जाए, बजट ही नहीं होता। कहा जाता है कि या फिर वहां पर इतनी कागजी कार्रवाई हो जाती है कि आम जनता को नहीं मिल पाता है वो लोन। इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि एंटरप्रेन्योर किस तरीके से अपने नए बिजनेस को शुरू कर सके। देखिए, योजनाएं बहुत बनाती है सरकार, ऐसा नहीं कि सरकार नहीं बनाती है और सरकार काम नहीं करती है, लेकिन उसके इंप्लीमेंटेशन में इतने सारे लूपहोल्स हैं जिसकी वजह से उसका लाभ आम जनता को नहीं मिल पाता। इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। विजन अच्छा है, भले ही वो 20 साल आगे का हो या फिर 25 साल आगे का हो, लेकिन इतना जरूर है कि वो विजन होना आवश्यक है, लेकिन उसका इंप्लीमेंट होना उतना ही आवश्यक है। अगर आप इंप्लीमेंट चीजों को नहीं कर पाएंगे तो सवाल वहीं का वहीं उठ खड़ा होगा। और जिस तरीके से विपक्ष लगातार इन सारे मामलों पर तंज कसता जा रहा है कि जो बीजेपी का बजट है, जिसको आम बजट कहा जाता है, वो आम नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव की जो सरल भाषा में जो आरोप उन्होंने लगाया कि कुछ लोगों के लिए, यह खास लोगों के लिए बजट है, आम लोगों के लिए बजट नहीं है। कांग्रेस ने कहा है झुंझुना थमा दिया है, सपनों का बजट है, धरातल पर कुछ भी नहीं है। आकाश ने अपनी बातें रखी, सरकार ने भी अपनी बातें रखी, जितने भी सत्ता पक्ष के नेता हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बताया कि आशा और आकांक्षा का ये बजट है। तमाम जो उनके साथी सहयोगी हैं, मंत्री हैं, उनकी बातें भी निकल करके सामने आई है कि इस बजट से आम लोगों को विशेष सुविधाएं मिलेंगी, खासतौर से उत्तर प्रदेश के लिए खास है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार इस आम बजट में उत्तर प्रदेश के लिए जो खास है वो कितना ज्यादातर जमीन पर दिखाई देगा, क्योंकि इंप्लीमेंट होने में बहुत वक्त लग जाता है और जब इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता तो जो चीजें बनाई जाती हैं वो कहीं ना कहीं धरातल पर दिखाई नहीं देती। आकाश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, नितिन सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, ज्ञानेंद्र आपका भी धन्यवाद, इंद्रवीर आपका भी धन्यवाद। लेकिन जिस तरीके से आज की इस डिबेट में हमने साफ तौर पर देखा कि जो सत्ता पक्ष है उन्होंने साफ तौर पर बोला कि एक बड़ी सरकार की जो पहल है कहीं ना कहीं तमाम सेक्टर्स में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, डिफेंस का सेक्टर हो, या फिर उत्तर प्रदेश में रेल कॉरिडोर, दो अहम रेल कॉरिडोर बनेंगे जो कि दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी के लिए होगा, 1500 किलोमीटर का होगा। फिलहाल इसमें वक्त कितना लगेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना जरूर है उत्तर प्रदेश के लिए कुछ ना कुछ इस बजट में जरूर था, चाहे वो विकास की बात की जाए या फिर रेल कॉरिडोर की बात की जाए या फिर हेल्थ की बात की जाए, जिला अस्पताल बनाने की बात की जाए, तमाम चीजों की बात की जाए, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत कुछ है। अब देखने वाली बात यही होगी कि इस बजट में जो चीजें बताई गई हैं उसका इंप्लीमेंटेशन किस हद तक होता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ फेस टू फेस में जुड़ने के लिए। एक बार फिर से हम आपके साथ आम जनता के मुद्दों, जो भी जनता के मुद्दे होंगे उसको लेकर के आपके साथ एक बार फिर से जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का।